सुदेश गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में अभी आ गया है, वो पॉइंट इन्हीं के आगे। भैया जो कल 15 पॉइंट लगाए थे, लिखवाए थे, उसके आगे कम से कम एक पेज छोड़ देना, उसके नीचे कम से कम एक पेज होना चाहिए। क्या पता कौन सा पॉइंट कहाँ पे याद आ जाए और क्वेश्चन बन जाए आप लोगों का। ठीक है सर, कल वाला बीच में छूट गया, वीडियो नहीं चल रही थी। आपके पास वीडियो नहीं आती है क्या, सेव्ड वीडियो? ऐप वो नहीं मिला बेटा, मैंने चेक किया सारा। क्या? हाँ, और नहीं है फार्मा की, बस वो हाफ ही है। वो हाफ वाली कौन सी थी तेरे को पता है? यही शायद जितना मैंने कल तुम्हें पढ़ाया, नहीं एंटीबायोटिक भी पढ़ा रखे हैं उसमें। वीडियो में इतना ही आया था, एंटीबायोटिक भी मिलेंगे उसमें। फिर शायद जो अगली क्लास हुई ना जो मेरी फार्मा की, वो यूट्यूब पे नहीं, वो फिर मेरे ना शायद ऐप पे हुई थी, क्योंकि मैंने फार्मा पूरी पढ़ाई थी उनको। फिर वो शायद वो ऐप पे चली गई वो वीडियो। कई बार क्या होता था, वो वीडियो यूट्यूब पे चलती तो थी, वो क्या होता था ऑटोमेटिक, क्योंकि जैसे मैम कुछ बाहर से कंट्रोल करती है ना, तो वो क्या था, वो वीडियो जैसे स्टार्टिंग पे तो यूट्यूब पे चली होगी, जो आप कह रहे हो ना हाफ है, वो हाफ नहीं थी, वो बहुत लंबी क्लास थी मेरी। मैं सुबह 9 बजे लगा था, वो तो शाम के 5 बजे तक चली थी वो क्लास। तो उसमें क्या रहा होगा, वो जैसे 1-2 घंटे की यूट्यूब पे डाल दी होगी, क्योंकि यूट्यूब इतनी बड़ी वीडियोस नहीं लेता, उनको छोटी करके डालना पड़ता है। फिर तो वो 2 घंटे चली थी या 1.5-2.5 घंटे की, कुछ ऐसे की है वो, बस वो कट के फिर वो ऐप पे ट्रांसफ़र होगी, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मेरे को ये याद है, मैंने फार्मा की मैंने कल शाम को देखे थे, मैं ड्यूटी पे था ना, मैं बैठ के देखी मैंने पूरी, मेरे को एक भी नहीं दिखी वो, मेरे को तो अच्छा आधे वाली भी नहीं दिखी, सारी बहुत अच्छी नॉलेज के। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाता हूँ सेम वैसे ही पढ़ा रखा है मैंने उन सब वीडियोस में, सब में ऐसे ही पढ़ा रखा है। तो भाई तुम साथ के साथ लिख लिया करो यार। यहाँ पर आकर डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ यहाँ आ जाओ क्लास में, किसने मना किया है? क्लास में आके अपना बाहर बात करके एक बार क्लास में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट रहता है, मान लो वैसे आपने खाली ऑनलाइन आपने वो परचेज कर रखा है और आपका कुछ रह जाता है इन केस में, तो आप 1-2 दिन दूर से हो तो क्यों 1-2 दिन निकाल लो अपने लिए, 1-2 दिन क्लास में आ जाओ। बेटा एक कल मैंने स्टार्ट करवाया था आप लोगों को टॉपिक फार्माकोलॉजी। मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, मेडिसिन की स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। इसमें जितने भी हम डील्स करते हैं अपने मेडिसिन से डील करते हैं। नहीं अभी नहीं पिला बेटा, पी ले जोती मंजू, लस्सी पी के आया था एक मग पूरी भर के, ठंडी हो गई आज। मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को इनके फादर याद करने सिखाए थे। सबसे पहला क्या पढ़ाया था? फादर ऑफ ओसवर्ल्ड याद रख लो, अगर नहीं याद हो रहा है काफ़ी है ओसवर्ल्ड। फिर मैंने फादर ऑफ क्या पढ़ाया आप लोगों को? नाम बोलो। हिप्पोक्रेट। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? सर्जरी का कौन था? फिर मैंने आप लोगों को किसका पढ़ाया? आयुर्वेदा का कौन था? उसके बाद मैंने कौन पढ़ाया? मॉडर्न सर्जरी। उसका आंसर कौन था? वेरी गुड, जोसेफ। ये 5 मैंने आपको फादर याद करने सिखाए थे, कल मैंने सिखाए थे भाई सबको।
बेटा जीन से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, पिंकी जीन से बहुत सारे बच्चे आते हैं। आपकी 12 बजे तक नर्सिंग की क्लास होती है मेरी, तो स्पेशली आप अगर सुबह 7 बजे भी 7:30 बजे भी आप निकलोगे तो आराम से 9 बजे तक सेंटर में पहुंच सकते हो। मेहनत तो करनी पड़ती है। एक दो दिन आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे डाउट रह गए, मैं तो इतना करवा सकता हूँ आप लोगों के लिए, या आपके जितने सारे डाउट रह रहे एक पेज पे लिख ला एक दिन और आज सेंटर पे, मैं तो तेरे सारे डाउट बता दूंगा, तेरा ये पॉइंट, ये है चीज़, ये है, ये चीज़ है, या यहाँ पे लिख सकती है तो यहाँ पे भी बता सकता हूँ मैं तो तेरे को। अरे लिखने की हिम्मत होनी चाहिए तेरा, वो जो पॉइंट है मैं तो यहाँ पे भी बताऊँगा। बेटा मेरा काम ही है डाउट क्लियर करवाना बच्चे का। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सर फार्माकोलॉजी में 2 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो फार्माको, दूसरा क्या होता है? सबको याद हुए कल? सबको कल अच्छे से याद हो गए थे? वेरी गुड। फार्माको डायनामिक। सर मैंने बताया था काइनेटिक का मतलब बॉडी का एक्शन ड्रग के रिगार्डिंग। वेरी गुड मंजू। डायनेमिक का बताया था ड्रग क्या करेगी, किस पे? बॉडी पे क्या करेगी। इसमें मैंने पढ़ाया था सबसे पहले इंजेक्शन, फिर उसका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कितने? एना और कैटा। फिर उसका क्या हुआ ड्रग का? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में मैंने 3-4 चीज़ें बताई थी, एसिडिक नेचर, एल्कलाइन नेचर, लिपिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, और सबसे मेन चीज़ मैंने आप लोगों को किसके बारे में पढ़ाया था? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के क्वेश्चन लिखवाए थे ना। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ओंकोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर करने का काम करता है। ईडिमा के केस में भी ये कौन, इसका लेवल कम हो जाता है। इतनी बातें पढ़ाई थी आप लोगों को। एब्जॉर्प्शन के बाद मैंने बताया था आप लोगों को क्या होता है किसी भी चीज़ का, सबसे ज़्यादा एक्सक्रीशन किसके द्वारा? यूरिन के द्वारा, फीसिस के द्वारा, स्वेटिंग्स के द्वारा, ये चीज़ें बताई थी। फिर हमने क्या पढ़ा? डायनेमिक। डायनेमिक में कोई ड्रग किसी चीज़ के एक्शन को बढ़ा रही है तो वो क्या करती है? स्टिमुलेशन। कम करती है, ख़त्म करती है, मारती है तो साइटोटॉक्सिक्स। यहाँ तक कराया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दोनों के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वे, जरूरी नहीं थे वो काइनेटिक के थे, मैंने दोनों के मिक्स करके बना रखे हैं। ये इतने सारे क्वेश्चन थे, कल मनीषा ने सोल्व भी करके, ये क्वेश्चन सारे हो गए मनीषा के, ठीक है। एक पॉइंट नया निकल के, आगे यही आगे होंगे, और क्वेश्चन भी सोल्व हो गए होंगे, क्वेश्चन पढ़ के भी आंसर लगाना आ गया होगा, तो वही चीज़ है। हर एक तुम्हें बस मास्टर ने पढ़ाना ना आता, मास्टर ने सब कमावा पढ़ाना, मास्टर रद्दी ने भी होशियार बना सके है, मास्टर तो इतनी कैपेबिलिटी है, हकीकत है रिया। हाँ प्रीति बोल दूँ, बोल क्वेश्चन। इंडिया का हिपोक्रेट, इंडिया का हिपोक्रेट, इंडियन हिपोक्रेट, फिर वो क्वेश्चन अलग नहीं हो गया क्या? इंडियन क्या, हिपोक्रेट तो सुश्रुता ही है। इंडियन का हिपोक्रेट का मतलब क्या है पता है? फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडिया, तो उसमें आंसर सुश्रुता मारो, ठीक है। क्यों? क्योंकि फादर ऑफ सर्जरी सबसे पहला सुश्रुता, सुश्रुता अपना यहाँ का था, इसलिए इसने पहली बार दवाई बनाई थी इंडिया के अंदर, तो इसलिए इसको फादर ऑफ सर्जरी विद फादर ऑफ, इसको इंडियन हिपोक्रेट बोला जाता है। लिख लेना ये पॉइंट, इंडियन हिपोक्रेट, ज़्यादा फादर लिखे थे ना सारे, वहीं पे लिख लो इंडियन हिपोक्रेट। इंडियन हिपोक्रेट कौन है? सुश्रुता है।
एक टीचर के लिए इतना ही बहुत होता है मनीषा कि आपको जो मैं पढ़ाऊँ वो समझ में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, बस मेरे के लिए इतने काफ़ी है। हमने सबसे पहले कल वो 15 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सर 100% ड्रग ली, उसमें से 20% किसने ले ली? लीवर ने ले ली, वही क्या कहलाता है? अगला मैंने पढ़ाया आपको बायो अवेलेबिलिटी। बच गया कितना? 100 में से 20 गए 80%। 80% क्या कहलाई उसकी? तीसरा मैंने क्या पढ़ाया आपको? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बॉडी का ड्रग का बॉडी के अंदर जाते ही क्या हो जाना? केमिकल अल्ट्रेशन हो जाना, बिगड़ जाना, कुछ ना कुछ चेंज आ जाना। फोर्थ क्या पढ़ाया था भाई? सिंपल सा वर्ड याद रखना, एफिकेसी आते लैब याद रखो, लैब में प्रैक्टिस होना। वेरी गुड। इफेक्टिवनेस आदमी के ऊपर प्रैक्टिस होना, पेशेंट के ऊपर यूज होनी। छठा, इनको देखने के लिए भी तो कोई ना कोई होगा, फार्माकोविजिलेंस। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था थेरापेटिक इफेक्ट पढ़ाया था एक, और एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट पढ़ाया था। क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या था? कि ड्रग का एलिमिनेशन कम हो रहा है बट इन्फ्यूजन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। थेरापेटिक क्या बताया था? जिस चीज़ के लिए जो ड्रग दी गई वही वो अपना काम करे तो वह उसका थेरापेटिक इफेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? थेरापेटिक इफेक्ट कहलाती है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को मान ले तेरा बुखार है और नर्स तेरे को बुखार के लिए स्पंजिंग बाथ दे रही है, तो उस स्पंजिंग बाथ से फीवर उतरना चाहिए ना तेरा, तो वही थेरापेटिक एक्शन कहलाता है। मतलब जिस चीज़ के लिए जो काम किया जाए, फीवर को कम करने के लिए तो स्पंजिंग करी गई थी, वह थेरापेटिक हुआ। बहुत जगह आता है बेटा। साइड इफेक्ट क्या था? एक्चुअल काम तो करे बट क्या लिया है अलग से? साइन सिम्टम। अगला, एक्चुअल काम भी ना करे और अलग से साइन सिम्टम भी ले आए। एक टॉलरेंस पढ़ाया था और एक डोज डेली बढ़ाए जा रहे हो, वो ड्रग सूट कर रही है। आज बढ़ाई, आज थी, कल बढ़ा दी, काम नहीं, सूट नहीं गई। इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन क्या था? पहले टाइम पे जो चीज़ यूज करना, जैसे दारू पहली बार पी तो वो इंटॉक्सिकेशन है। उसके बाद क्या पढ़ाया था? विड्रॉल सिम्टम। दारू पी रहा था, छुड़वा दी, 2-3 दिन बाद उसके अंदर क्या हुआ? एक खाली गिलास पानी की बोतल भी उसको किस चीज़ की बोतल लग रही है? दारू की बोतल लग रही है, वो विड्रॉल सिम्टम्स है। हाँ, वाटर की जगह भी दारू दिख रही है। अगला क्या पढ़ाया था? लास्ट पॉइंट पढ़ाया था मैंने शायद तुम लोगों को, टॉक्सिसिटी। जब ड्रग की डोज ज़्यादा दे दी जाए और वो हमारे बॉडी के नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए तो वह क्या कहलाती है? उसकी टॉक्सिसिटी। और उसके प्रति अपन क्या देते हैं? टॉक्सिसिटी के लिए क्या देते हैं? एंटी। एक लास्ट पॉइंट इसमें और ऐड करो, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में 2-3 बार पूछा गया है। वेरिन होती है एस्पिरिन की।
एस्पिरिन का एंटीडोट हिपेरिन होता है। ये श्योर नहीं हूँ, बट ये बोला था कि विटामिन के नहीं होता। अच्छा, चेक करो फिर क्या बताया था, लिख बताओ। या फिर ये बोला था कि ये हेपेरिन का एंटीडोट होता है विटामिन के। हेपेरिन का तो वारफेरिन का होता है विटामिन के। वारफेरिन का बताया होगा विटामिन के। वारफेरिन का विटामिन के। हिपेरिन का प्रोटामाइन सल्फेट। मैंने तुम्हें क्या बोला था? मैंने बोला था एस्पिरिन के केस में पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, तो उस केस में भी पेशेंट को विटामिन के दे सकते हैं, मैंने ये बोला था। काम तो वो उल्टा ही कर रही है। एस्पिरिन के अंदर क्या होने के चांस है? पेशेंट को ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या चाहिए आपको? क्लोटिंग फैक्टर चाहिए। क्लोटिंग फैक्टर कौन बनाता है? विटामिन के बनाता है। तो इस केस में विटामिन के देते हैं, बिल्कुल देते हैं पेशेंट को। एंटीडोट में दोनों ऑप्शन आ जाए तो हम क्या? एंटीडोट में तुम्हें चेक करके बताता हूँ क्या है। मेरे पास वो एंटीडोट वाला पेज नहीं है, नहीं तो तुम्हें मैं आज वो एंटीडोट वाला पेज निकाल के देता सारा। देखता हूँ मिल गया तो। अभी मंगाता हूँ घर से, रुक जाओ, पापा मिलेंगे घर पे, तो मैं सारे एंटीडोट ही दे देता हूँ आज मैं, है ना। तुम्हें सारे आज एंटीडोट ही देता हूँ यहाँ पे, पूरे 35 के 35 एंटीडोट ही लिखवाता हूँ आज तुम्हें। 35 एंटीडोट है। हेलो जी, घर पे आ गए? एक काम करोगे, ऊपर मेरे वाले रूम में ना, जिस पे जो कैंपर रखा है ना पानी वाला, उसके साइड में एक बुक रखी है, उसके ना कॉपी खोलोगे ना स्टार्टिंग तक, 6ठे 7वां पेज पर ना एक वर्ड लिखा पाओगा ऊपर एंटीडोट सा, उसके फोटो भेजिए एक बार। हाँ आज तुम्हें अगला टॉपिक वही पढ़ाऊंगा, एंटीडोट। आ जाएंगे मेरे नोट्स। हम बात कर रहे थे प्लेसबो इफेक्ट की। प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है? आपने बहुत बार ना मीना एक पेशेंट्स देखे होंगे, चिल्लाते रहेंगे मेरे दर्द हो रहा है, मेरा दर्द हो रहा है, मेरा दर्द हो रहा है। और क्या करो, खाली NS 2 ml भर के और उसका लाया हो, और क्या हो जाएगा? वो थोड़ी देर में कूदता पाओगा है, वो रिलैक्स हो जाता है ना। ना ना, वो एक अलग चीज़ है। मैंने वर्ड क्या बोला? ये एक पेशेंट है, कंटिन्यूस ये कह जा रहा है मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को पेन हो रहा है, पेन हो। अब उसने बार बार तो इंजेक्शन दे नहीं सकते पेन किलर। अगली बार क्या करो, एक बता लगा दिया, स्टार्टिंग में न्यू ना सोचे कदे स्टार्टिंग में NS भर के लाया हो, एक तब एक बता लगा दिया उसका निकम्मो, कदे का एक भी ना लगाओ। फिर स्टार्टिंग में जैसे मान ले मनीषा सिर में दर्द हो रहा है, मनीषा बोले मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो पहला इंजेक्शन तो इसको पेन किलर ही लगाना है। 2 मिनट बाद से फिर होगा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मानना है ना, रोण रोण पीटना चालू कर दिया इसने। क्या करो, NS भर के अल्लाह आओ, फिर बोल रहा है 2-3 मिनट बाद से फिर NS भर के 2 ml। NS से कोई इफेक्ट तो होगा नहीं, साइड इफेक्ट इसको। थोड़ी देर बाद देखना ये घूमती हुई कूदती हुई मिलेगी, मैं तो ठीक होगी ठीक होगी ठीक होगी। एक्चुअल में वो इसका क्या था? साइकोलॉजिकल इफेक्ट था। वो क्या था इसका? हाँ बाजी, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ फार्माकोलॉजी। इसमें ना चौथा या 5वें पेज पर ना बाजी, जैसे प्रिंटिंग स्टार्टिंग के ना पेज ही से पाओगे, मतलब हाथ लिखे उड़े,
छठा सातवां पेज पर ना प्रिंटिंग वाला पाओगा एक, उसमें एंटीडोट लिख रखा है ऊपर, एंटीडोट। ना ना यो को ना फार्माकोलॉजी में एंटीडोट के नाम तो लिखा पाओगा ऊपर है, मतलब जैसे वो नहीं होते स्टार्टिंग के 6-7 पेज तो उसे पाओगे। पूरा लंबा हाँ टेबल ही बन रही है दोनों तरफ। हाँ 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 यो एंटीडोट, इसकी फोटो भेज दो बस मेरे को। हाँ एक के तरफ की बस, ये पूरा है जाए 30-35 पॉइंट पाओगे, 33 लिख रखे मैंने शायद, हाँ 32 है, देख लो याद है इतने तक, भेजो ये भाई भेज दो बस। मैंने नू भी वेरा अपनी कॉपी में कड़े के लिख रखे कौन से पेज पे कड़े के हैं, ठीक है। पढ़े इतनी बार रखे हुए नू नहीं वेरा, वो याद नू भी छप रहे कि कितने पॉइंट लिख रखे हैं उस पर, कौन से पेज के बाद कितने पॉइंट पर, वो 6-7वें पॉइंट पेज के बाद है वो पेज, ठीक है। वो आज वही करेंगे। तो प्लेसबो इफेक्ट आया पेपर में, तुम्हारे पीआर यादव की बुक में क्वेश्चन है ये कि किसी भी पेशेंट के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को ट्रीट करना बाय गिविंग एनएस, किसी भी पेशेंट के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को ट्रीट करना विदाउट गिविंग एन इंजेक्शन, एग्जाम्पल एनएस दे के ट्रीट कर देना, तो वह उसका कौन सा इफेक्ट कहलाता है? तो वह कौन सा इफेक्ट कहलाता है बेटा? प्लेसबो इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है रे? क्या? तो ये वही है बेटा, ये वही है, ये ट्रम ये नहीं होती, वो प्लेसबो इफेक्ट ही होता है। मान लो कोई पेशेंट है और उसका थामना है, वो थामना नहीं बेरा है खाली वीकनेस के कारण ऐसा, और वो चिल्लाना जी मेरा हार्ट गोडे दुखा है, मेरा ना किसी मेरे भीतर में जानने को ना, तो हम क्या करो एक गिलास में ना ORS घोल के या ग्लूकोन डी घोल के पिया दो, एनर्जी आ जाएगी ना, और वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ठीक। तो वो भी एक्चुअल में क्या कहलाएगा? प्लेसबो इफेक्ट कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगा? आप बच्चे नहीं आए हो क्लास में? पहले भी आए हो? मेरी क्लास में आए हो? एक दिन आए थे। क्या नाम है आपका? निर्मल। आज भाई तू कल कहाँ गायब था? तू कल घूमता रही है फिर कोई सा टॉपिक रह जाएगा तेरा, फिर नुको का सरियो समझ में ना आए। फार्मा स्टार्ट करा दी मैंने कल, और बात इतना आती को नहीं आती मैंने बेरा बेटा, फार्मा तो तने पढ़ी है को ना, तू पेपर में बेरा कुकर फार्मा पास होकर आया है आधी तो तने पैथोफिजियोलॉजी और आधी जेनेटिक्स, वे दोनों क्वेश्चन कराया, फार्मा वाले में 5-10 नंबर आगे होंगे, पास हो गया होगा। हाँ 15 का भाई तो कहूँ मैं, फार्मा तो तू पेपर एक क्वेश्चन है ना अटेम्प्ट करके आया होगा, और पैथोफिजियोलॉजी बड़ा करके आया होगा। पैथोलॉजी फिजियोलॉजी में MSN आया करे, MSN यूं की यूं छापया होगा, पैथोफिजियोलॉजी भी ना लिखनी आती होगी इसने पक्का, ये लिखवाने लगा जब भी ना लिख पाओ हो, है ना हकीकत? देख ले बेटा, मास्टर कदे गलत है, मैंने बालक के देखे 4 साल और करे के मैंने, फिर ना कितने बालक पढ़ा दिए, कितने कॉलेज वाले भी पढ़ा दिए और वैसे भी पढ़ा दिए। कॉलेज वाले के नू हरकत मेरा के लिख सके हमें के नहीं लिख सकते। भेजे थे प्रिया मैम, मैं आपको ना एक व्हाट्सएप कर रहा हूँ, इसकी ना 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट निकाल के दे दो अंदर। कौन कह रहा है एस्पिरिन का विटामिन के नहीं होता? एस्पिरिन का विटामिन के होता है। संदीप सर ने पकड़ूंगा मैं जाके, बिठा के पकड़ूंगा संदीप सर ने। कौन कह रहा है विटामिन के नहीं होता है एस्पिरिन का? समझ में आया? निर्मल प्लेसबो इफेक्ट बेटा कल सही मैंने फार्मा चालू करी है, अगर रेगुलर रहेगी तो पूरी फार्मा तेरे को टिप्स पे याद करा दूंगा। जो सा भी बीच में कल्टी मारी जिसे ने
नहीं समझ लो, उसका फार्मा गई। बाकी हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ लोगे, फार्मा नहीं याद करवा पाएगा कोई भी टीचर, गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। और मैं तुम्हें ना टिप्स पे फार्मा रटवा दूंगा, और इससे बढ़िया क्या चाहिए मैंने, है ना। कल शायद मैंने 2 ही 3 पेज लिखवाए थे, ज्यादा नहीं करवाऊंगा, छोटा करवाऊंगा, थोड़ा करवा दूंगा, बट ऐसा करवा दूंगा रट जाएगा। यही असली चीज, थोड़ा कर लो, अच्छा कर लो। अपन अच्छे ज्यादा के चक्कर में अच्छा भी छोड़ दे वहां, और फिर वो पेपर में कुछ याद नहीं रहता। पीजीआई के पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे फार्मा के, मैंने ना सिर्फ अपने बच्चों को, जो मेरे पहले स्टूडेंट्स थे, मेरा पहले वाला जो बैच था, उसको मैंने ना सिर्फ 2 पेज लिख के दिए थे बस फार्मा के। मैं तुम गिनती के ये 2 पेज पढ़ के चले जाना पूरे फार्मा के, मैं थारा एक भी क्वेश्चन आ जाता मैं ना कह दियो। तीनों गए, तीनों क्वेश्चन पेपर में थे, 3 ही क्वेश्चन, पूरे 2 ही पेज दिए थे बस बेटा निर्मल फार्मा के, सिर्फ 2 ही पेज। मैं ये सिर्फ ना ये 2 पेज पढ़ के चले जाना, और थारे फार्मा के 3 या 4 क्वेश्चन आओगे, चारों के चारों थारे में पा जाएंगे। 3 क्वेश्चन आए थे फार्मा के, पेपर देने था, मैं खुद बैठा था, मैंने खुद बेरा कि मैंने पढ़ा के आया हूँ और मैंने के लिखवाया था। सारे वाला कूदते आए थे सर फार्मा के सारे ठीक से, ठीक है। तो वही चीज़ है जो तुम्हें पढ़ाऊँ, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज़ ध्यान से समझना, समझोगे मैं कह रहा हूँ हर एक चीज़ याद हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या आया, प्लेसबो इफेक्ट। तो प्लेसबो इफेक्ट का क्या मतलब होता है, वारफेरिन का भी विटामिन के होता है। फिर मैंने कब मना किया वारफेरिन का विटामिन के नहीं होता, मैं तो खुद बोल रहा हूं क्लास में, वारफेरिन का विटामिन के होता है, एस्पिरिन का फिजियोस्टिग्मिन होता है। एस्पिरिन का नहीं होता है फिजियोस्टिग्मिन, एस्पिरिन का नहीं होता है, क्यूरेर पॉइजनिंग का होता है फिजियोस्टिग्मिन। प्लेसबो इफेक्ट की बात करेंगे तो क्या लिखोगे, सिर्फ एक ही पॉइंट लिखे छोड़ देना, ट्रीट आऊंगा, ट्रीट द साइकोलॉजिकल symptoms of patient by giving NS, ग्लूकोन डी, एग्जाम्पल के साथ में लिखवा दिया। ट्रीट द साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ पेशेंट बाय गिविंग NS एंड ग्लूकोन डी। एग्जाम्पल तुम अपना हिंदी में बना के लिख लो कि हाँ एक पेशेंट को कैसे ठीक कर देना, कैसे ठीक कर देना भाई, NS और ग्लूकोन डी के अपना हिंदी में लिख लेना ये लाइन। फिर पेशेंट क्या, मनीषा क्या करती हुई मिलेगी, आराम से कूदती हुई मिलेगी, मैं तो ठीक होगी। ऐसे होते हैं बहुत सारे पेशेंट वार्ड में, फिर आपको घूमते हुए मिलेंगे। मैम मैं जीमेल कर दूं क्या, नहीं हो रहा तो मैं आपको जीमेल कर देता हूं, नहीं हो रहा तो ये ऐसे। GRV वो क्या थी, अपनी आईडी क्या थी यहाँ की, GRV आपको सेंड कर दिया मैंने, ये करवाना है एक बार। चलूं आगे, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट, यहीं से हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं बेटा एंटीडोट। एंटीडोट
व्हाट इज एंटीडोट? एंटीडोट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के अगेंस्ट काम करना, किसी भी ड्रग के क्या करना, अगेंस्ट काम करना। लिखना मत, तुम्हें पेज दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे, लिखना नहीं बेटा, जो पेज दे दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 थे ना, उसको अपने नोटबुक के साथ जो ये अगला पेज है जो भी है वहां स्टेपल कर लेना, ठीक है। स्टेपल करके रखना, मैंने पिछले वालों को भी ऐसे ही स्टेपल करवा दिया था, अब भी क्यों लिखने की जरूरत है? याद करो, इससे बढ़िया तो इतना टाइम याद लिखने में लगाओगे। याद करो उनको, बार बार बैठ के यहीं पे याद कराऊंगा क्लास में। घर पे तो मेरे को पता है तुम फादर तक कर लिए होंगे, तो हमने याद सारे, है ना, सुनता पढ़ दे सारे, सर किताब भी ना खोली, फादर वाली था हमने। एंटीडोट का मतलब होता है जी क्या करना, अगेंस्ट काम करना रे। मतलब बॉडी में कोई भी चीज बढ़ी हुई थी, उसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ दोगे ना, तो उसका क्या दे दो, उस ड्रग का एंटीडोट दे दो। 1 by 1 सबसे पहला जो ड्रग आती है PCM, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को हम और दूसरे नाम से भी रह जाते, बताया है, गलत है क्या सर? हाँ गलत है, एस्पिरिन का विटामिन के ही होता है। वारफेरिन का ठीक है, वारफेरिन का विटामिन के होता है, सारे पढ़ाऊंगा वो भी तुम्हें, वो भी रीजन के साथ पढ़ाऊंगा। एस्पिरिन, वारफेरिन, इपेरिन तीनों एक ही कैटेगरी के होते हैं। वो बस हिपेरिन वारफेरिन हम एंटीकोएगुलेंट में भी पढ़ते हैं, एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट में भी पढ़ाई जाती है और एनसेड्स में भी पढ़ाई जाती है, एन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। पीसीएम का एंटीडोट, पीसीएम का एंटीडोट इसी का दूसरा नाम कई बार पूछ लेता है, पीसीएम का दूसरा नाम बताओ। पीसीएम का दूसरा नाम एसिटामिनोफेन। पीसीएम का दूसरा नाम क्या होता है? एसिटा। कई बार एग्जामिनर ऐसे कर देता है, तुम्हारे साथ दिखाता हूं क्या खेल खेलेगा वो। और इसका एसिडोट होता है बेटा एन एसिटाइल सिस्टीन। क्या होता है पता है एग्जामिनर क्या करेगा? क्वेश्चन पूछ के कि पीसीएम का एंटीडोट बताओ, पहला ऑप्शन मेरा क्या देगा, यो देगा। अरे यो तो इसका नाम है दूसरा, तो यो इसका एंटीडोट को करो सके, ठीक है। तो एसिटामिनोफेन का भी एंटीडोट क्या, पीसीएम का एंटीडोट भी क्या, याद रखोगे? ये मत लगा देना, ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों क्या है, सेम चीजें हैं ये, ठीक है। फर्स्ट समझ में आया? पीसीएम का एंटीडोट क्या होगा आपका? सेकंड, सेकंड तो हम सर पढ़ चुके हैं, सेकंड में होता है मोर्फिन। मोर्फिन, मोर्फिन का तो अभी हमने पढ़ा था, मोर्फिन का पूछे ओपियोइड्स का पूछे तो दोनों का आंसर क्या मारोगे बेटा? नैलेक्सोन। दोनों का आंसर क्या मारोगे? सेम, नैलेक्सोन। पहले तो ये दो याद करो तुम, ठंडी होगी। दोनों दोनों पेपर में पूछे गए क्वेश्चन, दोनों पेपर में हो गए याद। चलूं आगे। तीसरा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हिपेरिन का एंटीडोट और वारफेरिन का एंटीडोट। हिपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। हमारे लिए भी एक्स्ट्रा पेज निकलवाने, मैम पेज 10 निकाल देना, एक दो बच्चा और आएगा उसको भी मिल जाएगा, फिर पेज 10 निकाल देना। हम कहाँ से करेंगे फिर? मैं यहाँ पे ना बेटा ये लिखवा रहा हूँ, जो ऑनलाइन बच्चे उनके लिए लिखवा रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए ही लिखवा रहा हूँ, तुम लिख लो साथ के साथ में, जो ऑनलाइन वाले बच्चे। हेपेरिन का क्या होता है बेटा? प्रोटामाइन सल्फेट। अच्छा ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या?
नहीं ले सकते हो, नहीं तो मैं इसमें दिखा देता, तुम स्क्रीनशॉट ले लेते। वीडियो तो चलती होगी, बाद में देख सकते हो ऑनलाइन, बस फिर क्या दिक्कत है, फिर बाद में लिख लेना आराम से, अभी सुन लो। वारफेरिन का विटामिन के दोनों ही कैसी ड्रग हैं? एंटीकोएगुलेंट, ऐसी ड्रग्स जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देंगी, ऐसी ड्रग्स जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा एंटीकोएगुलेंट। तो हमारी एंटीकोएगुलेंट ड्रग कौन कौन सी हैं? हिपेरिन, वारफेरिन। एस्पिरिन भी एक टाइप की एंटीकोएगुलेंट है, एस्पिरिन भी क्या एंटीप्लेटलेट है, तो एंटीप्लेटलेट तो है कि एंटीकोएगुलेंट भी तो सेम ही टाइप हो गया, दोनों का काम सेम नहीं है कि एंटीकोएगुलेंट का और उसका। ठीक है भाई गुज्जर, तुम पढ़ने पे ध्यान आ दो, मैं अपने आप डलवा दूँगा, वो मेरी सरदर्दी है, तुम पढ़ने पे ध्यान दो। पेपर में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा? दो डिफरेंस आते ही हिपेरिन के, दोनों याद होने चाहिए। हिपेरिन हमेशा आईवी दिया जाता है और वारफेरिन हमेशा आद्या था, फालतू ना बेरा था। पता था नीलम? पता था, वेरी गुड। प्रीति, हेपेरिन आईवी दिया जाता है। आपने देखा हो कोई भी ब्लड सैंपल, एबीजी सैंपल लेने से पहले सिरिंज को हिपेरनाइज्ड किया जाता है। एबीजी सैंपल लेने से पहले क्या किया जाता है? लेते हैं ना पहले उसमें सिरिंज में हिपेरिन लेते हैं और फिर उसको दोबारा फ्लश किया। क्यों? हिपेरिन ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा और वो सैंपल के लिए उसको, क्योंकि मान लो अभी सैंपल लिया है और मान लो कहीं पे मेडिकल मोड पे देखे आना है, वहाँ तक जाते जाते तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। अब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो रीडिंग खराब आओगी, बार बार पेशेंट को सुई गोते रहोगे कि भाई खराब हो गया, फिर लो, जरूरत ही फिर जाऊंगा, फिर खराब हो, फिर लो। कई बार हो जाता है ना सैंपल खराब, बोलते हैं जब सैंपल खराब हो गया दोबारा लेके आओ। तो इस कंडीशन में पेपर में पूछा जाता है हेपेरिन कैसे दिया जाता है? आईवी दिया जाता है। और वारफेरिन कैसे दिया जाता है? पर ओरल दिया जाता है। पेपर में अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी किसी पेशेंट को हेपेरिन देते हैं हमें कौन सा लेवल पेशेंट का ब्लड लेवल चेक करना चाहिए? हमेशा हेपेरिन के केस में एपीटीटी लेवल चेक करना चाहिए। हेपेरिन के केस में कौन सा लेवल चेक करना चाहिए? एपीटीटी। और वारफेरिन के केस में हमेशा हमें पेशेंट का पहले क्या चेक करना चाहिए? पीटीआईएनआर चेक करना चाहिए। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और आईएनआर की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल रेशियो। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिवेटेड प्लाज्मिनोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, इन दोनों की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। इतना समझ में आया? अगला पॉइंट, जब भी हिपेरिन देते हैं, एंटीडोट तो हमने देख ही लिया, हिपेरिन का एंटीडोट बोलो। और उसका वारफेरिन का क्या है? जब भी किसी पेशेंट को हेपेरिन और वारफेरिन देते हैं हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि पेशेंट को चेक करते रहना ब्लीडिंग के लिए, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं होगा और थोड़ा सा भी यूं खुरच लगी ब्लीडिंग होना चालू। तो सबसे मेन नर्सिंग प्रायोरिटी हमारी नर्स की क्या होगी? मेन नर्सिंग प्रायोरिटी एनपी लिख देता हूं, नर्सिंग प्रायोरिटी। मेन नर्सिंग प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? चेक फॉर ब्लीडिंग। चेक फॉर अगला पॉइंट,
एक पेशेंट को हेपेरिन, वारफेरिन और एस्पिरिन दे रहे हो, कभी भी एस्पिरिन के साथ हेपेरिन नहीं दिया जाता। डोंट गिव विद ईच अदर। कभी भी ये नहीं है कि हेपेरिन भी चल रहा है वारफेरिन भी दे दो। याद रखना, डोंट गिव एस्पिरिन एंड हेपेरिन टुगेदर। कभी भी दोनों साथ में देने, क्योंकि ये भी पहले ही ब्लड क्लॉट को कम करवाएगा, क्लॉट नहीं होने देगा, और ये भी क्लॉट नहीं होने, दोनों एक से हो गए। पेशेंट की ब्लीडिंग आनी चालू हो जाएगी नाक से, और नाक से ब्लीडिंग अगर ये दे दिए साथ में तो पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाएंगे। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। क्या बोलते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम नोज को? एमनोरिया। राइनोरिया तो रनिंग नोज होती है, मैं तो ब्लीडिंग पूछ रहा हूं। एपिस्टेक्सिस। तुमने रेस्पिरेटरी पढ़ लिया ना? पूछो तुमसे क्वेश्चन अब तुम्हारी रेल बनाता हूं। तुमने रेस्पिरेटरी पढ़ चुके हो, तुम पढ़ा, बता दिया तो अच्छी बात है। डायग्राम में बड़े खतरनाक बनाता हूँ। डायग्राम कई राम कहानी है पूरे पे, उसमें नर्सिंग और हैगी। ये क्या है? यहाँ पे नोज में कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी नोज? एक्चुअल में नोस्ट्रिल पार्ट से। किस पार्ट से? नोस्ट्रिल से स्टार्ट होती है। नोस्ट्रिल से क्या आती है? नेजल कैविटी। बताओ टोटल नेजल कैविटी कितनी होती है? एक होती है। नेजल सेप्टम डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। वो बेटा नोस्ट्रिल से में ही काउंट होते हैं, वो लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल। यहां पे आगे जब हमारा, हेलो, हाँ जी सर, क्या हाल है भाई? बिल्कुल बढ़िया जी, सुनाओ। एयर को वार्म करने का काम करते हैं। एयर को वार्म, बेटा ये तीन बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। ये तीनों बॉर्डर जो होते हैं वो हवा को गर्म करने का काम करते हैं। किसको करने का काम करते हैं? हवा को गर्म करने, एयर को वार्म करने का काम करते हैं। असली बात यहां से क्या निकल के आई है? असली बात यहां से निकल के आती है कि एपिस्टेक्सिस कैसे होता है। यहां पर कौन सा प्लेक्सस होता है? पढ़ा है कुछ? क्या था नाम बताओ? मैडम ये पहले वाली रह रही है, इसने भी ले जाओ यार, पी कौन है मैंने।
नहीं ठंडी हो जाएगा चाहे मैं पिए ना पाता। ये 2-3 कप और हो रहे हैं अड़े, ये नुए रह गया या तो इसने अलग से रख लियो, गर्म कर लियो बाद में। सर यहाँ पे 3 आर्क आके मिलती हैं यहाँ पर। बेटा क्या होता है, हमारी आर्टरी होती है और वो आर्टरी जुड़ के हमारे बहुत छोटी छोटी माइन्यूट ब्रांचेस बना देती हैं ऐसे। इस आर्टरी का यहाँ पे जो ब्रांच बनती है, इस ब्रांच का नाम होता है बेटा कीसलबैक प्लेक्सस। क्या होता है रे? कीसलबैक प्लेक्सस। जब हमारे ह्यूमिड इन्वायरमेंट, गर्म इन्वायरमेंट हो जाता है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि गर्म हवा ले रहे हो और अंदर वाले का भी काम क्या है, गर्म हवा करने का है। गर्म प्लस गर्म घना गर्म हो जाता, तत्ता हो जाएगा कति। उस ज़्यादा गर्म होने के कारण जो हमारी स्पाइरल, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, कीसलबैक जो प्लेक्सस होता है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के कारण सारी ब्लीडिंग नोज से आना स्टार्ट। तो याद रखना, पेपर में पूछा गया था एपिस्टैक्सिस में कौन सा प्लेक्सस अफेक्ट होता है, कौन सी माइन्यूट ब्रांचेस अफेक्ट होती हैं, तो आंसर ठोक देना कौन सा, कीसलबैक प्लेक्सस। एक बार मनीषा वो पेज पेपर लेके आइयो मैम से, अगर हो गए हो तो। वो वाली आया समझ में कि क्या होता है, क्यों एपिस्टैक्सिस होता है किसी भी पेशेंट को? तो सिंपल सी बात तो मेरे यहाँ जो समझाने की थी, हिपैरिन कैसे देते हैं, क्या चेक करते हैं हिपैरिन के केस में, एपीटीटी का लेवल। एंटीडोट चेक फॉर, कभी भी एस्पिरिन हिपैरिन ये साथ में देने, क्योंकि डोज ज़्यादा हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, फिर पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज को क्या होता है, क्या यहाँ पे मैम नहीं है, प्रिया मैम नहीं है, अंदर होंगे ऑफिस में, चल कोई नहीं, गए होंगे इधर। डोंट गिव द एस्पिरिन एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज को क्या बोला, क्योंकि हमें चेक करनी है भाई ब्लीडिंग ना हो रही हो नोज से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई भी पढ़ चुके होगे तुम, तो पढ़ चुके ना? अरे पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके, बोलते भी कौन है, नहीं पढ़े? जब भी किसी पेशेंट को एस्पिरिन देते हैं, हिपैरिन देते हैं, उस केस में ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, और कई बार तो ब्लीडिंग इतनी सीवियर हो जाती है आंखों के एंटीरियर चैम्बर में भी ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। देखा ना तुमने, लाल आंखें, ऐसा खून भरना चालू हो जाता है, ऐसे ऊपर चढ़ती चली जाती हैं खून। देखिए किसी की खून भरी हुई आंखें, चोट से भी और वैसे भी। ब्लीडिंग इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई इज कॉल्ड, बताओ इसका नाम, पेपर में आया है। और या कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होगा एस्पिरिन की, मैंने उस दिन नहीं लिखवाई थी, तुम्हें एस्पिरिन लिखवाया था ना एक दिन पूरा, एस्पिरिन टॉपिक नहीं लिखवाया था क्या कार्डियो के अंदर? उसमें सारी चीज़ें लिखवाई थी कि एस्पिरिन का दूसरा नाम, टॉक्सिसिटी क्या, रे सिंड्रोम किसमें, टिनिटस किसमें, ऑटोटॉक्सिसिटी किसमें, इतने सारे पॉइंट लिखवाए थे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसमें लिखवाए थे, मेरा बेटा याद देखो नहीं, तो उसमें ये पॉइंट भी आना चाहिए था, बट मैंने लिखवाया नहीं उस दिन जानबूझ के, क्योंकि मेरे को पता था आगे पढ़ाना है, कहीं पे आएगा साथ में। तो ब्लीडिंग फ्रॉम द एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई को बोला जाता हाइफीमा। हाइफीमा, it is also the contraindication, complication, it is also the complication of, ये कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो होती है किसकी, एस्पिरिन की कॉम्प्लिकेशन होती है ये, इट इज ऑल्सो द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एस्पिरिन। सभी ने ओडी रखा है न्यू स्टूडेंट्स को छोड़कर एक को, क्या कह रही है मोनिका, सभी ने?
क्या कह रही थी पता नहीं। हो गया। तो अब तक हमने कितने एंटीडोट पढ़े टोटल? 4। सबसे पहला कौन सा था? पीसीएम। क्या होता है पीसीएम का? एन एसिटाइल सिस्टीन। सेकंड मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या? मॉर्फिन, नैलेक्सोन। तीसरा मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? हेपेरिन, प्रोटामाइन। फोर्थ वारफेरिन का किस किस के बारे में हमने पढ़ा? हेपेरिन के और वारफेरिन के बारे में। हेपेरिन के केस में क्या करना है, वारफेरिन के केस में क्या करना है। दोनों की नर्सिंग प्रायोरिटी बिल्कुल सेम। चेक फॉर ब्लीडिंग, दोनों साथ में नहीं देने, ब्लीडिंग नोज से हो जाएगा। एपिस्टैक्सिस कौन सा प्लेक्सस होता है? एपिस्टैक्सिस के प्लेक्सस का नाम जिसको नहीं पता हो लिख लेना यहाँ पे, कीसलबैक प्लेक्सस होता है जी वो। कीसलबैक प्लेक्सस कौन सी आर्टरी से मिलके बनता है? अगर आपसे पेपर में पूछे ना, आई सब ने कर रखा है सर अच्छे से। एपिस्टैक्सिस जो कीसलबैक प्लेक्सस होता है वो कौन सी आर्टरियों से मिलके बनता है? वुडरूफ पैलेटाइन आर्टरी से बनता है बेटा, इनफीरियर पैलेटाइन आर्टरी। पैलेटाइन आर्टरी की ब्रांच होती है इसमें, पैलेटाइन आर्टरी की ब्रांच होती है, पैलेटाइन आर्टरी की ब्रांच जाती है इसको। यहां तक समझ में आया? उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है क्या सर लास्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आया थारे में। तो जब भी किसी पेशेंट को एस्पिरिन थेरेपी चल रही हो या वारफेरिन की ड्रग चल रही हो, तो उस केस में पेशेंट को क्या करने नहीं देना है? उस पेशेंट को बोलना है, नर्सिंग एजुकेशन देनी है कि भाई तू बाहर खेलने मत जाइयो। अगर तू बाहर खेलने जाएगा तेरे को चोट लग सकती है, और चोट लग गई तो ब्लीडिंग हो जाएगी, तेरे को कौन उठा के लेके जाएगा वहां तक, और मर गया तो रास्ते में। तो अवॉइड प्लेइंग आउटडोर गेम्स, ऐसे पेपर में आता है। क्या नहीं खेलने देना है उसको? आउटडोर गेम्स उसको खेलने नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गई, ठीक है। एक पेपर में पता है क्वेश्चन क्या आया था? वो नहीं खेलते अपन पोलो। पोलो में क्या होगा? बॉल लग जाएगी, छोटी वाली भी वो आती है, कैरम जैसी गिट्टी वाली खेलते हैं वो, उस पर आइस वाली पोलो जो होती है। तो ऐसे गेम उसको खेलने नहीं देने हैं। एग्जाम्पल लिख लेना भाई, क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो, वाटर। सर फिर कर क्या सकता है? क्या खेल लूं जी मैं? क्या कर सकता है? ये भी तो पेपर में पूछ सकता है, कर क्या कर। वेरी गुड बेटा, उसको दो ही चीजें बोल सकते हैं, या तो तू स्विमिंग कर ले। जिम मैं क्या करूं फिर? खेल तमा सकता है भाई, स्विमिंग कर ले भाई। तू बुक्स को क्या कर ले? बुक्स की क्या कर ले? रीडिंग कर ले, म्यूजिक सुन ले। बट म्यूजिक भी जब सुनेगा हाई वॉल्यूम का नहीं सुनना, नहीं तो ब्लीडिंग चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हाई वॉल्यूम में ईयर ड्रम रप्चर हो सकता है। तो उसको नॉर्मल वॉल्यूम वाला, बट मोस्टली अपन यही चीज़ करने के लिए बोलते हैं उसको। आ गया रे समझ में? पक्का इतने पॉइंट है भाई पैनिन और वारफेरिन के। तुम हेडिंग डालो, तुम एंटीडोट छोड़ दो, तुम हेडिंग डालो एंटीडोट, बढ़िया ही लिखवा ही दूँ। पेज बेर आने किस टाइम आओगे, उसके चक्कर में आप बैठे रहोगे। तो एक तरफ ड्रग का नाम लिखना और एक तरफ उनका एंटीडोट लिखना।
लिए दोनों? ओके भाई। सुष्मिता बेटा कापी ने केड़ा लेके जाओगी, इतने नए पेज से लिख लेती। सर ये एंटी ग्रुप का नहीं लिखा मैंने। अच्छा ऊपर तो सर स्टार्टिंग क्या लिखना लग रही है? नहीं सर, जो आपने बताया था ना एक्स्ट्रा वाला, एक्स्ट्रा क्या बता दी मैंने? जो आप बता रहे थे वो लिखना। ये पेरिन वार पेरिन वाले मैं तो बोला खवाऊंगा ना, लगता है वो तो टॉपिक के साथ लिखती। याद है। ये दो लिख लिए, नोट्स आना क्यों खराब करो? ये भी ये लिखो। मीना रानी मुन्ना सानी लिख ले जल्दी। हो गया जी? नहीं हुआ है जी, लिख लो जी। थोड़ा तेज चलाओ रे हाथ, उनका तेज स्लो हो गई। इसको ऐसे लिखने की बजाय पहले तो नाम ऐसे ही लिखो, फिर उसके बाद इनका डिफरेंस करके लिखना। पहले ऐसे ही लिखो दोनों के अलग से। अपना एक लेटर आया था, वो कहाँ है उसका? नर्सिंग ऑफिसर किसी के पास पड़ा है? जो अपना नर्सिंग ऑफिसर का एक लेटर आया था। हाँ नहीं मिल गया मेरे को। लिख लिए दोनों? हो गया? अलग से हेडिंग डालना, इनको ऐसे डिफरेंस करके हिपैरिन वारफेरिन जैसे लिखवाए थे। बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंस बना के लिखना है। अच्छा तो कई बार तुमसे पेपर में पूछ ले वारफेरिन का दूसरा नाम, वारफेरिन का दूसरा नाम। कई बार तुम्हें पेपर में वारफेरिन ना दे और कुछ नाम दे दे तो फिर क्या करोगे? वारफेरिन का दूसरा नाम आएगा कोमेडिन। कोमेडिन होएगा वारफेरिन का दूसरा नाम, जो भी लिख लियो। एक बे पता नहीं कौन सी बुक थी, कोई लेवल पढ़े उससे तो यार वो थी नर्सिंग टुडे या फिर वाह सोंडर्स में वारफेरिन क्वेश्चन करके नहीं दिया। बोला एक पेशेंट को ना कोमेडिन चल रही है और कोमेडिन करने वाले को पेशेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि कोमेडिन किसे बोलते हैं। वारफेरिन का दूसरा नाम कोमेडिन है। वहाँ पर बिचड़ के खड़े हो जाएगा कौन सी आई, या तो पढ़ी है ना कदे सी ये पढ़ा दिए कदे कोई सानू को सर ना पढ़ी आई सी। सर एक पीटी की लिखो बेटा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। पीटी की प्रोथ्रोम्बिन टाइम। आईएनआर की इंटरनेशनल रेशियो। हाँ ये तो लिखवा चुका बेटा, ये तो मैं पीछे नहीं लिखवाई होगी, ऊपर देखियो ध्यान से। हाँ एपीटीटी की मैं अलग से लिखवा देता हूँ नीचे कहीं पे जगह करवा के। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम।
होती है एपीटीटी की फुल फॉर्म? दोनों पेपर में पूछे गए क्वेश्चन आपसे कि एपीटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, पीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईएनआर की क्या होती है। लिख लिया? अगर नॉर्मल लेवल लिखना चाहते हो एपीटीटी का 25 से 30 सेकंड होता है। कहाँ गया अपना एपीटीटी? नॉर्मल लेवल लिखना चाहते हो तो 25 से 30 सेकंड होता है एपीटीटी का, लिख लेना। नॉर्मल टाइम ऑफ एपीटीटी 25 से 30 सेकंड। प्रोथ्रोम्बिन टाइम बेटा, इसका भी टाइम होता है। प्रोथ्रोम्बिन का होता है 9 से 11 सेकंड। नौ से 11 सेकंड। कहीं कहीं पे आपको ना इसकी रेंज मिल सकती है पीटी की, कहीं पे 9 से 12 भी मिल सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा बहुत ना रेंज में डिफेक्ट आ सकता है। कहीं पे इसको 12 भी देते हैं, कहीं पे 13 भी देते, बट जो एक्चुअल जो होती है वो इसकी 9 से 11 होती है। बट वो क्या डिफर करता है, वो थोड़ा बहुत किसी ने, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब कोई ड्रग ले रहा होता है तो उस टाइम पे हल्का सा बढ़ जाता है ये। और वारफेरिन के केस में तो हमेशा जब भी वारफेरिन देंगे पीटीआई या चेक करेंगे। पहले के टाइम पे पीटी यूज करते थे। पहले के टाइम पे क्या यूज करते थे? पीटी। पीटी की फुल फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन टाइम। बट अब इसको चेंज कर दिया गया है, इसका नाम बदल के कर दिया गया आईएनआर। आईएनआर चेक करते हैं अब पूरा। आईएनआर के फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल रेशियो। ठीक है, ये भी होनी चाहिए कम से कम 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए इंटरनेशनल रेशियो। इंटरनेशनल की नॉर्मल लेवल पूछे तो कितना? 2 से 3, ये रेशियो में आता है। नॉर्मल मिलता है पेशेंटों का 0.9, 1.2, 1.4 ऐसे मिलने देखने को मिलता है। हो गया यहां तक? नर्सिंग प्रायोरिटी लिख ली सारी? सबसे पहले क्या चेक करेंगे? क्या साथ में नहीं देना है? क्या चेक करेंगे? ब्लीडिंग फ्रॉम, क्या बोलते हैं, कौन सा प्लेक्सस रप्चर होता? नॉर्मल टाइम ऑफ एपीटीटी, नॉर्मल टाइम ऑफ पीटी 9 से 11। पीटी आईएनआर का नॉर्मल टाइम 2 से 3। इसके पीछे कोई रीडिंग नहीं होती, ये सेकंड होती हैं। ब्लीडिंग इन एंटीरियर चैम्बर को क्या बोलते हैं? रेशियो है ये बस खाली, इसके पीछे कुछ भी रीडिंग नहीं होती, खाली सीधा ही लिखा जाता है। इंटरनेशनल रेशियो होती है पिंकी आईएनआर की, 2-3 बार बोल ली बेटा। ब्लीडिंग इन एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई को क्या बोलते हैं? किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है? क्या करने नहीं देना है? क्या कर सकता है? लिख दो सारे पॉइंट कति।
हो गया। तो हमने 4 एंटीडोट पढ़ लिए भाई। अगले चलूं, यहां तक लिख लिया ना सबने? 5वां चलते हैं। इन 5 को याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका, 5वां जो छठा है इसका उल्टा ये, उसका उल्टा ये, 5वें छठे ऐसे ही हैं। और ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तुम कहोगे हाँ सर एक ट्रिक पढ़ाई थी, ओप्पो पढ़ाई थी ना। और ओप्पो के एक बार नाम बताना क्या क्या था? ओ से ओपियोइड पढ़ चुके, पी से पोन्स पढ़ चुके, पोन्स का अलग चीज़ है, पिल्लो कार्पिन, एक और था ओ से, ओ पी पी तो होगा, और बच गया कौन सी पॉइजनिंग थी? पढ़ाई थी क्या ऐसी? लिखवाई थी ना ओप्पो में? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग, और तीसरी बेटा नियोस्टिग्मिन। ये तीनों ही ड्रग ऐसी होती हैं जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। कौन से को? तो मैंने, आप लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ चुके होंगे आप तो लोग, आपने सबने पढ़ा होगा एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सारी चीजें बढ़ती हैं, पैरासिम्पैथेटिक में सारी चीजें, कितनी चीजों को छोड़ के? 3 चीजों को छोड़ के। सिंपैथेटिक में सारी चीजें बढ़ती हैं 3 चीजों को छोड़ के, किस किस को? जीआई को, यूरिनरी को और सिक्रीशंस को। उधर वाले में क्या है? उधर वाले में सारी चीजें बढ़ेंगी, सॉरी घटेंगी इन 3 चीजों को छोड़ के। तो सिंपल सी बात, यहां पर जब ये तीनों ही ड्रग किसको एक्टिवेट करती है? कौन से सिस्टम को एक्टिवेट करती है? पीएनएस को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करती हैं? अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो हार्ट रेट कम, रेस्पिरेशन रेट, मतलब सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी, सिक्रीशन ज़्यादा, और सिक्रीशन ज़्यादा होंगे तो तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुस जाएंगे, पेशेंट खत्म, एस्पिरेट कर जाएगा ना। सिक्रीशन ज़्यादा होंगे तो पेशेंट क्या कर सकता है? ये तो पता ही होगा तुम लोगों को। तो बात क्या थी सर, जब भी ये तीनों ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो पेशेंट का कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? पीएनएस। जैसे ही पीएनएस एक्टिवेट होगा सर सारी चीज़ें कम हो जाती है, हार्ट रेट कम, उसका ब्रीदिंग रेट उसका कम, बट सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे। सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ेंगे तो एस्पिरेट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और पेशेंट की डेथ। तो पीएनएस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो इन दोनों को इक्वल रखने के लिए मैं कौन से सिस्टम की ड्रग दे दूं? एसएनएस सिस्टम की ड्रग दे दूं। पीएनएस बढ़ रहा था, एसएनएस कम था, मैं एसएनएस को बढ़ा दूं तो ये दोनों मेंटेन नहीं हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे। यही तो बात होती है, नर्वस सिस्टम का तो खेल यही है, बढ़ाना घटाना, यो बढ़ गया यो घट जाएगा, ये दोनों ना बैलेंस करते रहो आपस में, एक दूसरे की ड्रग देते रहो, यो एक खेल है बस पूरा नर्वस सिस्टम में। एक चीज़ बताऊं, हर एक चीज़ को लॉजिक में घुसाओ। मैं जब कहीं पे भी उलझ के खड़े हो जाऊं ना, कहीं पे भी उलझ के खड़े हो जाओ लॉजिक में, उठा के उस टॉपिक को ना फेंक के मारो नर्वस सिस्टम में, पक्का आंसर पा जाओगा, पक्का पा जाओगा। जब कितने भी उलझ जाओ ना, उस टॉपिक ना उठाओ और यूं का यूं ना किस सिस्टम में फेंक दो, नर्वस सिस्टम के, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, पक्का आंसर पा जाओगे। वहां से भी 3 जगह पे सिस्टम को फेंकना आना चाहिए तुम लोगों को। ये तुम्हें ना आज तक यही नहीं फेंकने आए कौन सा सिस्टम कहाँ फेंकना चाहिए, लॉजिक कहाँ फेंकना चाहिए।
जिस बच्चे को ये पता हो ना उसको इसका मतलब सारी थ्योरीज पता है। ठीक है, 3-4 ही बेसिक चीजें हैं। सेल टिश्यू में फेंक के देखो टॉपिक को कि वहां से तो कोई आंसर नहीं निकल रहा है। फिर जो मैंने तुम्हें 3 चीजें पढ़ाई, हार्ट, कार्डियो, रेस्पिरेटरी और रीनल, इन तीनों में फेंक के देखो एक बार। और लास्ट में अगर वहां पे से भी आंसर नहीं निकलता है ना, फिर लास्ट में फेंक के देखो इसमें, पक्का आंसर लकड़ेगा थारा। लॉजिक कितना कितना बढ़ता पाओगा, क्योंकि ये 3 ऐसे सिस्टम जो हर एक चीजों को घुमाते हैं। पीएनएस एक्टिवेट हो रहा था, बढ़ रहा था, कौन से की ड्रग दे दो। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो एक ही, मैंने बताया था हार्ट रेट कम को क्या बोलते, ब्रेडिकार्डिया। और तुम्हें मैंने लिखवाया था ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन सल्फेट, लिखवाया था ना। तो कौन सी ड्रग दे दो ठा गए, इनका एंटीडोट क्या बन जाओगा। आया कुछ याद, आया कुछ समझ में। तुमने आई पढ़ी थी, तो आई के अंदर अपन एक ड्रग यूज करते हैं ना, आई को डायलेट करवाने के लिए, पिपल्स को डायलेट करवाने के लिए, उसमें भी तो अपन एट्रोपिन सल्फेट डालते हैं ना। और आई गाले में जाते पहले ऑर्डर नू लुटा देंगे, ले भाई आँख में दवाई डालेंगे तेरी में, चश्मे वाले ना तो फिर भी बेरा पाओगा, है ना, क्योंकि चश्मे वाले के पहले पूरे नू कराया करें बिना डाली थी आँख में दवाई, और फिर तू लैंप पर बैठा दी होगी, और फिर वो देखा होगा तेरे आँख के अंदर का सिस्टम। तो वो कौन सी ड्रग डालते हैं बेटा, एट्रोपिन सल्फेट। बट एक चीज है, एट्रोपिन सल्फेट जो होती है वो मोस्टली यूज इन चिल्ड्रन। एट्रोपिन सल्फेट किस में यूज करते हैं, अडल्ट में एट्रोपिन नहीं यूज करते, अडल्ट में यूज करते हैं ट्रोपिकामाइड। ये भी पॉइंट लिख लो, एट्रोपिन सल्फेट ऑल्सो यूज्ड फॉर, यहीं पे लिख लो सारी बातें। एक बात आते हैं ना उधर दिमाग घुमा दिया करो, पकड़ के फेंक दिया करो पुंजड़ से उसकी। आल्सो यूज फॉर प्यूपिल्स डायलेट, आल्सो यूज फॉर प्यूपिल डायलेट। प्यूपिल डायलेट किस में, बट अडल्ट में, किस में रे, अडल्ट में। बट बात करें किसकी सर, सॉरी उल्टा लिख दिया, बच्चों में अडल्ट की तो दूसरी होगी। बच्चों में सर फिर अडल्ट में कौन सी दे, अडल्ट में प्यूपिल डायलेट के लिए, अडल्ट में प्यूपिल डायलेट के लिए जो ड्रग दी जाती है उसका नाम होता है बेटा ट्रोपिकामाइड। इन दोनों ही ड्रग्स को कौन सी ड्रग बोला जाता है, इन दोनों को डायलेट करने वाली ड्रग बोला जाता है, जिसका बोलते हैं मीडियाट्रिक्स। पेपर में आया रहे ये क्वेश्चन तो, कि वह ऐसी कौन सी ड्रग है जो प्यूपिल को डायलेट कराती हैं। पेपर में सीधा आंसर आओगा, ठोक दियो आंसर, मीडियाट्रिक्स बोलते हैं बेटा उनको। क्या बोलते हैं अरे, मीडियाट्रिक्स। एक वर्ड आते हैं ना घुमा दिया करो उसने, जब तक उसका पढ़ना ना छोड़ो, जब तक सारे क्वेश्चन ना हो जाए। ठीक है, कोई टॉपिक कहीं पढ़ते हैं, कोई टॉपिक कहीं पढ़ते हैं, कोई टिप कहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे को सारे इधर उधर के सारे अटैच कर देता हूं मैं। ये टॉपिक मेरा कड़े का है, ये टॉपिक था तुम्हारा एक टाइप से, जब तुम्हें नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां पे पढ़ाया जाता है ये टॉपिक। बट ड्रग आइए पढ़ दो, 90 रोड में आड़े पढ़ दो, नर्वस में ही पढ़ दो, 2 जगह पढ़ दो, याद हो जाएंगी। और इनका था ना फार्मा को याद करने का एक तरीका है, रिपीट करते रहो, बार बार घुमाते रहो, बोलते रहो, नाम माने बोलते रहो। और कोई ट्रिक नहीं भाई फार्मा याद करने की, रिपीटिशन, उस वर्ड को बोलते रहो जब तक याद ना हो। एक एक टॉपिक पढ़ो याद करो, एक एक टॉपिक पकड़ो याद करो। तो ये था भाई हमारा सारा किसके बारे में, 5th एंटीडोट के बारे में। याद रख लोगे ना भाई, वेरी गुड। ना रखोगे तो फिर मैं क्या करूं भाई सारा, जब भी कुछ ना है क्या
अरे इनका एंटीडोट तो बस यो है, ये तो मैंने एट्रोपिन क्यों यूज और कड़ा कड़ा यूज होगा उनके बारे में बता दिया। एट्रोपिन और कुछ लिखना चाहते हो, घड़ा लिखना चाहते हो तो एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस भी होया करे, ब्रेडिकार्डिया की, यो भी पॉइंट लिख सकते हो। ये वैसे हर्ट में लिखवा चुका हूँ ये पॉइंट तुम्हें, बट लिख लो यार भी। एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस होया करे किसकी, ब्रेडिकार्डिया की। एसएनएस सिस्टम को बढ़ाती है ये ड्रग। ठीक है, समझ में आ गया। चल लूँ अगला एंटीडोट। बड़े शाणे बालक भाई। एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन आपने ज़्यादा दे दिया पेशेंट को, तो सिंपल सी बात है सर, एट्रोपिन ज़्यादा दे दिया तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, कौन से एक सिस्टम की ड्रग देनी पड़ेगी, पीएनएस की। और एट्रोपिन सल्फेट का एंटीडोट होगा, पॉइजन तो खिलाओगे नहीं उसको, सिंपल सी बात है। एवढा नुका दाजी और गोरे फॉस्फोरस पॉइजनिंग कर तू, इडियट है क्या? अच्छा ना, सिंपल सी बात है। एक चीज सोचने की थी, ये तो सारे क्या थे, पॉइजन थे, पॉइजन के लिए तो तुमने ड्रग दे दी। अब ड्रग का ही टॉक्सिसिटी होगी, तो उसने नुकोगे तू जहर खा, और कहने फॉस्फोरस जहर खा, तू मशरूम का जहर खा भाई, जब जाके बराबर होगा। ऐसा करोगे क्या? कोई ड्रग ही दोगे ना। तो उसके लिए जो ड्रग होती है, जैसे ऊपर पढ़ा था नियोस्टिगमिन, वैसे ही एक ड्रग होती है जिसको बोलते हैं फिजियोस्टिगमिन। तो पेपर में याद रखना, एट्रोपिन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा फिजियोस्टिगमिन। कदे उड़ा ऑर्गन ने फॉस्फोरस पॉइजनिंग ठोक्या हो, सर ने तनु बताई थी इसका उल्टा ही हो उसका उल्टा ही हो, उड़ा कदे ऑर्गन ने फॉस्फोरस पॉइजनिंग ठोक्या हो, मार दो था उस पेशेंट ने जहर खवा के, हैं? हो गए भाई, 6 याद हो गए पक्का। 7वां चलूं? 7वें को याद करने से पहले कंसेप्ट सीखो। सोडियम का उल्टा कौन होता है? पोटाशियम। और मैग्नीशियम का उल्टा कौन होता है? जब भी बॉडी में मैग्नीशियम बढ़ता है कैल्शियम, जब जब बॉडी में कैल्शियम बढ़ता है तो मैग्नीशियम घटता है। तो यहीं से 7वां एंटीडोट हमारा, ये ट्रिक है पहले तो, ये फॉर्मूला होता है ऐसा। सोडियम जब जब बढ़ेगा बॉडी में पोटाशियम घटेगा, जब जब मैग्नीशियम बढ़ेगा तो कैल्शियम बढ़ेगा तो मैग्नीशियम घटेगा। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम, इसका फॉर्मूला अगर आपसे भी पूछ ले तो ये होता है MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट जब ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या देना पड़ेगा आप लोगों को? कैल्शियम देना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है बेटा कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या देते हैं बेटा पेशेंट को? कैल्शियम। हो गया। MgSO4 किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? MgSO4 किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है मुन्ना? हैं? सीजर आवा करे जब दिया करें, सीजर में तो फिनाइटोइन दे देंगे, क्या मतलब? बोला ठीक है उसने, बट एक्चुअल आंसर नहीं बताई उसने। अच्छा नीलम, तू वो सीजर पे अटक जाई बे।
सीजर तेरा सही आंसर था, बट उसमें एक चीज जोड़ नहीं रहेगी तेरी, जिसको बोलते हैं निकम्मो एक्लेम्पसिया। प्रेगनेंसी के अंदर जब सीजर आते हैं उसकी ड्रग ऑफ चॉइस MgSO4 होती है। तो एक्लेम्पसिया की ड्रग ऑफ चॉइस लिख लो नीचे, एक्लेम्पसिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये, एक्लेम्पसिया की और किसकी, सीवियर प्री एक्लेम्पसिया की। इन दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस में अपन क्या देते हैं, MgSO4 देते हैं। इन दोनों के केस में अपन क्या देते हैं बेटा, MgSO4 देते हैं। यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते MgSO4 की। पेपर में पहले पूछेगा MgSO4 का नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी में कितना होता है। MgSO4 का जो नॉर्मल लेवल होता है बेटा वो हमारी बॉडी में होता है 4 से, ये नॉर्मल लेवल है बेटा, 4 से लेके 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ध्यान से सुन लो, पहले लिखो मत भाई, बंद करो, बंद कर पेन। नॉर्मल कितना होता है, MgSO4 का नॉर्मल लेवल है ये। आपने पेशेंट को एक्लेम्पसिया हुआ, एक्लेम्पसिया के का मतलब ही क्या होता है, एक्लेम्पसिया का मतलब होता है बेटा क्या हो जाना, बीपी का ज्यादा हो जाना, प्लस में पेशेंट को सीजर आना, वो क्या कहलाता है, एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया में खाली बीपी आता है, सीजर पेशेंट को नहीं आता है। नॉर्मल लेवल कितना, पेशेंट को एक्लेम्पसिया हुआ, आपने पेशेंट को क्या दे दिया, MgSO। अगर मान लो बेटा ये मैं MgSO4 के डोज की बात कर रहा था मोनिका, नॉर्मल लेवल ऑफ Mg नहीं पूछ रहा था मैं आपसे, वो मेरे को पता है 1.3 से 2.1 है, 1.3 से भी 2.1 नहीं होता नॉर्मल, मैं हमेशा याद करवाता हूँ, इसमें तो तू भूल भी जाएगी। 12 एकम 12, 12 दूनी, तो Mg का नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम लेवल अगर आपसे पेपर में पूछे कौन सा लेवल, सीरम मैग्नीशियम लेवल, तो ट्रिक से याद करो 1.2, 2.4, देखो 12 दूनी, तूने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया, बट मैं हमेशा पेपर में बच्चों को ये पढ़ाता हूँ, क्यों, क्योंकि ये ट्रिक से याद हो जाएगा, उड़क कड़क पॉइंट याद रखोगे तो हम यो याद रह जाओगे सारे मैग्नीशियम का कि 12 दूनी 24, 1.2 को गुणा में 2 कर दो। ठीक है मोनिका, मैं क्यों 1.2 से 2.4 से पढ़ाता हूँ, समझ में आ गया, क्योंकि 12 दूनी 24 हो जाएगा बेटा, 13 दूनी 26 जाओगा, वो बढ़ जाओगा। तो यो याद रख तू भी, 1.2 से लेकर 2.4, यो सबसे बेस्ट तरीका है MgA का याद करने का। मैं क्यों बताऊं, OBG तूने पढ़ी, मैंने पढ़ी है कोन्या, तू लेट आई थी। एक्लेम्पसिया क्या होता है प्रीति, एक्लेम्पसिया में मतलब होता है बेटा बीपी के साथ साथ ना, बीपी तो बढ़े रहे तेरा और साथ में तेरे पेशेंट का ना सीजर भी आवा है, तो वो तो है तेरा एक्लेम्पसिया। और प्री एक्लेम्पसिया में क्या होया करे, खाली ना बीपी बढ़ा करे, प्रोटीन्यूरिया होया करे, वो होया करे तेरा प्री एक्लेम्पसिया। दोनों में बस ये डिफरेंस हुआ है, इसमें बीपी प्री एक्लेम्पसिया के बहुत सारे टाइप होया करे, ठीक है। अरे वो मैंने मजाक में बोला था, तू इतना सीरियस क्यों लेगी, वो तो मैंने कभी मजाक में बोला, तू कितने सीरियस लेगी यार उस बात ने, उस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा था, वो तो मैं मजाक में कह रहा था कि मैं क्यों बताऊं भाई OBG में क्या किया तुमने, मेरे को क्या पता तुम्हारी OBG नहीं हुई है, तुम ही कहते हो हमारे OBG हो चुकी है यहाँ पे, किस किस की होली, किसी की भी नहीं हो रखी OBG, फिर होती होगी शायद 8 से 18, 8 से 18 शायद OBG की क्लास है तुम्हारी, फिर अब अगला शायद क्लास OBG की है आप लोगों की हैं।
भाई तुम मेरे टॉपिक पा दो, मैं पुरानी बातों को मैं नहीं कर सकता, मैं अपने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। फिर मैंने कब मना किया, मैं कब बताया, ये कब नहीं बताया? वो तो मैंने मजाक में बोला था कि तुम एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया बहुत छोटी बात है बेटा प्रीति, नहीं पता तो बता दिया मैंने तेरे को, बता। 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जब भी लेवल 7 से ऊपर का हो जाए, कितने से ऊपर का रे? तो 7 से ऊपर होता है ना, सबसे पहला पेशेंट का चेक करो पटेला रिफ्लेक्स, चेक द पटेला रिफ्लेक्स। और जब भी लेवल 12 तक ऊपर हो जावे तो चेक फॉर द रेस्पिरेशन, चेक फॉर द रेस्पिरेशन। हाँ मोनिका सर मल्टी टैलेंटेड है, ही कैन टीच एवरीथिंग। ना बेटा मैंने कुछ नहीं आंदा, मैं तो यो पढ़ लो थम, इस पर मेन फोकस रखो जो पढ़ा हुई है। तो भाई किसकी बात, अगला मैंने टॉपिक आप लोगों को क्या पढ़ा? एंटीडोट, MgSO, कैल्शियम। सर ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है? MgSO फॉर एक्लेम्शिया और सीवियर प्री एक्लेम्शिया की। सर नॉर्मल मैग्नीशियम का लेवल पूछे तो कितना? 12 दूनी 24। नॉर्मल MgSO 4 का ड्रग लेवल पूछे तो 4 से 7 से ऊपर होते ही क्या चेक करो? 12 से ऊपर होते ही चेक क्या करो? रेस्पिरेटरी। बस इतने पॉइंट पूछता है आपसे MgSO और कुछ नहीं पूछेगा। जब भी बॉडी में MgSO 4 का लेवल हो जाए तो एंटीडोट क्या दे दो, और जब भी कैल्शियम ज्यादा बढ़ जाए तो क्या दे दो? उल्टे करते रहो इन आपस में। ये हो गया आपका 7वां पॉइंट। चलूं आगे, लिख लिया? OBG आप पढ़ाओगे ना बेटा? आठवां पॉइंट, अभी आप लोगों को 2 टॉपिक्स पढ़ाए थे मैंने, हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया। कार्डियक सिस्टम में पढ़ाए हैं। ECG भी पढ़ाई थी कि हाइपरकैलेमिया में कैसी ECG, हाइपर में कैसी। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए सीरम पोटाशियम लेवल कितना होता है। सीरम पोटाशियम लेवल, सीरम पोटाशियम लेवल होता है 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये होता है जी नॉर्मल। यहीं से 2 बातें निकल के आती हैं। जब भी किसी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है तो उसके लिए क्या दे दें? उसके लिए पेशेंट को इंजेक्शन दे दो बेटा पोटाशियम क्लोराइड KCl। इंजेक्शन कौन सा दे दो हाइपोकैलेमिया के केस में? KCl। जब कम था पोटाशियम तो क्या दे दिया? जब पेशेंट को क्या हो, नहीं देंगे सोडियम। इसके 2 आंसर बनते हैं। पहले तो एग्जैक्ट आंसर पढ़ो, फिर सोडियम वाले के बारे में बात करेंगे। सोडियम एक अलग से एक स्पोर्टिव मैनेजमेंट होता है, कंफर्मेटरी में नहीं आएगा। क्या होगा? एक टाइप का इसका स्पोर्टिव मैनेजमेंट होता है। बट एक्चुअल में अगर जब इसका एंटीडोट पूछा जाएगा
तो उस केस में अपन क्या देंगे, हमेशा याद रखना, पेपर में आया ये, नोट लगा लेना, 2-3 बार आ लिया ये क्वेश्चन। हाइपरकैलेमिया का एंटीडोट इंसुलिन होता है, याद रखना, पेपर में आया क्वेश्चन कति। अब मैं खुद टिक करके आया हूँ, चंडीगढ़ वाले पेपर में आया था 2019 या 20 वाले में, कौन से मतलब। हाइपरकैलेमिया, मैं 2 ही दिन पहले ये क्वेश्चन पढ़ा था और वही पेपर में आ गया था, तो मेरे को इसलिए याद है ये। हाइपरकैलेमिया का एंटीडोट होता है बेटा, एक ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन और एक ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन प्लस ग्लूकोज, तो आंसर इंसुलिन प्लस ग्लूकोज पे लगाएंगे, क्योंकि इंसुलिन जब भी देते हैं पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है, तो साथ के साथ में ग्लूकोज को भी मेंटेन करते रहेंगे। जब दोनों दोगे ना, पोटाशियम अपने आप कम होता चला जाएगा। तो हमेशा याद रखना, इंसुलिन प्लस में ग्लूकोज इज द बेस्ट एंटीडोट फॉर द हाइपर। या फिर सर पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो रखा हो तो आप उस पेशेंट को NaCl भी लगा सकते हैं, बट ये हम बहुत कम लगाते हैं। ये सिर्फ किस कंडीशन में लगाते हैं NaCl, जब किसी पेशेंट का सोडियम का लेवल कम हो रखा होता है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, सोडियम कम है तो पोटाशियम ऑटोमेटिकली बड़ा मिलेगा, बट जरूरी नहीं है। बट हाइपरकैलेमिया में अपन NaCl भी पेशेंट को लगा सकते हैं, क्योंकि सोडियम बढ़ेगा तो पोटाशियम अपने आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल आता चला जाएगा। इंसुलिन प्लस ग्लूकोज बोल ले बेटा, डेक्सट्रोज बोल ले, बात तो एक है मोनिका। लिख लिया? इसके ब्रैकेट में एक आंसर और लिख लो जिसको बोलते हैं कैक्सिलेट। ये भी एक सॉल्यूशन होता है जिसमें सोडियम का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है। कैक्सिलेट, कैक्सिलेट एनीमिया भी होता है बेटा, फ्लूइड भी आता है। ऐसे जैसे अपने वो नहीं चढ़ाते पेशेंट को टीपीएन टाइप का सॉल्यूशन होता है कैक्सिलेट। आईसीयूज में लगाते हैं हम ये पेशेंट्स को। बिल्कुल बेटा, कैक्सिलेट एनीमिया के बाइंडर होता है, पोटाशियम बाइंडर होता है, पोटाशियम को रोक के रखेगा, नहीं पोटाशियम को बढ़ने नहीं देगा। चलूँ आगे? लिख लिया? आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था, अभी पढ़ाया मैंने कल परसों ही, ये तो पढ़ाया था भाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड का एक ही एंटीडोट हो सकता है, सिर्फ क्या दो पेशेंट को, O2। आयरन, आयरन को बोलते हैं Fe। सारी बातें लिखवा दी थी Fe की। Fe2+ क्या होता है, Fe3+ क्या होता है, ट्रांसफेरेटिन क्या होता है। जब भी आयरन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आयरन का लेवल बॉडी में बढ़ जाना क्या बोला जाता है? आयरन का लेवल बढ़ जाने को बोला जाता है बेटा सिड्रोसिस। आयरन के लेवल को बढ़ने को क्या बोलते हैं, सिड्रोसिस। और आयरन का एंटीडोट आपसे पेपर में पूछे तो डेसफेरोक्सामाइन आयरन का एंटीडोट होता है। कुछ पॉइंट्स और बता दूं आयरन के।
जब भी आयरन की ड्रग्स दी जाती हैं, आयरन की ड्रग 3 फॉर्म में दी जाती हैं बेटा। ओरली दे सकते हो, आईवी दे सकते हो और सिरप की फॉर्म में दे सकते हो, मतलब मेडिसिन के फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में और इंजेक्टेबल की फॉर्म में, तीनों की फॉर्म में दे सकते हैं हम आयरन का। आयरन की जो टैबलेट देते हैं वो होती है FeSO4 फेरस सल्फेट के फॉर्म में दी जाती है। सबसे मेन क्वेश्चन क्या आता है कि आयरन की टैबलेट कब देनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, आयरन की जो टैबलेट है वो कब देनी चाहिए। आयरन की टैबलेट हमेशा खाने के साथ देनी चाहिए, विद मील देनी चाहिए, विद मील या हाफ आवर मील के बाद। तो अपन पेपर में जब भी आंसर मारना ना, विद मील आंसर मारना। टैबलेट कब देनी है पेशेंट को, विद जब भी पेशेंट, हाँ बेटा सारी बात बताऊंगा मोनिका, सारी बताऊंगा, चिंता ना कर। विटामिन सी भी बताऊंगा। ये जब मैंने चालू किया तो मैं छोड़ने में मैं छोड़ सकता था ये पॉइंट, क्योंकि मैं तो एंटीडोट पढ़ा रहा हूँ, छोड़ने में मैं छोड़ सकता हूँ ये पॉइंट, एंटीडोट पढ़ा रहा हूँ मैं तो। बट मेरे कब मेरे मन में नहीं होता ये कि छोड़ दूँ, मैं तो जड़ा वर्ड आ जाए लपेट दो सारे पॉइंट, चिंता ना करे, तेरा सारे पढ़ाऊंगा। जब कोई सा रह जाए जब बोले अगर तू पहले सारे बोलने लग जाएगी, फिर मेरा सीक्वेंस टूट जा, फिर वाह पहले लिख लिया कर, फिर बोलिया कर, जो आंसर पूछू खाली वो बताया कर तू। हाँ हाँ, आयरन की टैबलेट किसके साथ देनी है। अगला पॉइंट, आयरन की सिरप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, आयरन के। जब भी आयरन की सिरप दी जाती है हमेशा याद रखना, कभी भी उसको स्ट्रो के साथ देते हैं। हमेशा किसके साथ देनी चाहिए, स्ट्रो। सिरप हमेशा गिव विद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाए। हाँ अगला पॉइंट वही है बेटा रिया, अगला पॉइंट ये पूछेगा आपसे, वाई, ऐसा क्यों है। क्योंकि आयरन अपोजिट होता है कैल्शियम के। सुनना अगला पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना भाई रे। सर ऐसा क्यों होता है, आयरन जो हमारा होता है बेटा वो अपोजिट होता है किसके, कैल्शियम के। और रिया तेरे दांत, तेरे टीथ किस चीज़ के बने हैं, कैल्शियम के बने हैं। तो जब तू उस पेशेंट को ऐसे डायरेक्ट पीने के लिए बोलेगी तो वो आयरन की सिरप तेरे दांतों को छूते हुए अंदर जाएगी, और स्ट्रो पीगी तो वो सीधी यहाँ पे गले पे ऐसे नीचे चली जाएगी। आया डिफरेंस समझ में। जब भी कभी भी बोलते हैं, जब भी हम आयरन की टैबलेट है उसको कभी भी दूध के साथ मत लें। आगे पॉइंट आएगा, वो उसने बोल रखा था ऑलरेडी, वो दूध वाला, तो इसने नहीं बोला, उसने और कुछ बोल रखा है। सिरप गिव विद स्ट्रो बिकॉज टीथ आर मेड अप ऑफ, बिकॉज तो पहले आयरन के अपोजिट कौन होता है, कैल्शियम, और बिकॉज टीथ आर मेड अप ऑफ, क्योंकि आयरन जब के सिरप लोगे तो वो टूथ को डिके करेगी, इनेमल को डिस्ट्रॉय करेगी। सिरप क्या कर देती है, टूथ के ऊपर जो हार्डेस्ट मटेरियल होता है अपनी बॉडी का, इनेमल, हार्डेस्ट कौन सा होता है, इनेमल, दांत के सबसे ऊपर वाला, तो इस इनेमल को ये सिरप क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर जाती है। और डिस्ट्रॉय करेगी तो आपको सेंसिटिविटी होना चालू स्टार्ट, टूथ डिकेइंग होना, दांतों का खराब होना चालू हो जाएगा। आ गया समझ में, बिल्कुल जी। अगला पॉइंट चलूं, सर दूध के साथ नहीं देनी कभी भी, आयरन की जो टैबलेट और जो सिरप्स हैं ये दोनों किसके साथ नहीं देनी, डोंट गिव विद मिल्क। सर मिल्क के साथ नहीं देनी तो किसके साथ दें, गिव विद
गिव विद विटामिन सी, गिव विद विटामिन सी। विटामिन सी का नाम बताओ। ऑनलाइन यहाँ बैठे हो तुम सारे, मीना विटामिन सी का नाम एक एक ना अपना ध्यान रख लो, दिमाग में सबका नंबर आओगा। सिट्रिक मार दे तू। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमेशा जब भी हमें टैबलेट और सिरप देनी है तो साथ में पेशेंट को क्या देना चाहिए? विटामिन सी देना चाहिए। विटामिन सी क्यों देना चाहिए? बेस्ट एब्जॉर्प्शन कराता है आयरन का, बिकॉज बेस्ट एब्जॉर्प्शन करवाता है ये। किसका? आयरन का। एग्जाम्पल आपको सबको पता ही होंगे विटामिन सी के, ऑरेंज जूस, ठीक है, लेमन, गवावा, ये सब इनके साथ देते हैं। अभी भी आयरन के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं तुम्हें बोलता हूं तुम शांति रखोगे, मैं हर एक पॉइंट बताऊंगा, तुम्हें एक एक बताऊंगा। मेरे मन में खुद ये होता है कि मैं सारे बता ही के जाऊं, जो मेरे पास भरे पड़े हैं ना अंदर, वो सारे मैं पिटारा खाली करके जाने की सोचता हूँ। मेरा तो जितना बताऊंगा उतना ही भर जाता है अगले दिन दोबारा, ठीक है। भरने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी भरे पड़ा है मेरा। अब ने आयरन की बात कर ली, सिरप की बात कर ली, टैबलेट की बात कर ली, सिरप की बात कर ली। हम आयरन और किस तरीके से दे सकते हैं? इंजेक्टेबल भी तो दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं बेटा? इंजेक्टेबल, LE। और कैसे दे सकते हैं बेटा हम आयरन को? इंजेक्टेबल। पेपर में सिर्फ इंजेक्टेबल का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी इंजेक्टेबल देते हैं तो वो कौन सा इंजेक्शन होता है? पहले तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। उस एग्जाम्पल का नाम होता है बेटा डेक्स्ट्रॉन। क्या होता है? डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन और आयरन का जो इंजेक्शन्स होते हैं, डेक्स्ट्रॉन और जो आयरन के इंजेक्शन हम लगाते हैं पेशेंट को, पेपर में पूछा जाता है वो कैसे लगाए जाते हैं, कौन से मेथड के द्वारा लगाए जाते हैं? इसको जेड ट्रैक मेथड के द्वारा लगाए जाते हैं। कौन से मेथड के द्वारा लगाए जाते हैं बेटा? जेड ट्रैक मेथड। इसकी आप लोग यूट्यूब पे घर पे जाके वीडियो देखोगे। तुम्हारा होमवर्क है आज का, मैं डेली कुछ ना कुछ होमवर्क देता हूँ तुम लोगों को, करके आना तुम्हारा काम है। नहीं करके आओगे तो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। कौन से मेथड से देते हैं? जेड ट्रैक मेथड। ये एक ऐसा मेथड होता है, ये क्यों देते हैं इस मेथड से? ये ड्रग को खराब नहीं जाने देता, ये बेस्ट एब्जॉर्प्शन कराता है इस मेथड से ड्रग की, आयरन की स्पेशली। इसका क्या नहीं होने देता? स्पिल आउट नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता? स्पिल आउट या सीपेज आउट भी बोल सकते हो। ये इस ड्रग को क्या नहीं होने देता? सीपेज आउट नहीं होने देता। प्लस में बेस्ट एब्जॉर्प्शन, मतलब अच्छे से एब्जॉर्प्शन, बेस्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ड्रग का। ये इतनी बातें थी बेटा आयरन की। मम्मा 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद आगे। हाँ क्या ऊपर का रहते हैं? बस हो जाएगा। ये लिख लो, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक ले लो तुम, फिर आगे आगे कंटिन्यू करें।